xyz not equal to 0, this times of x, this times of y, this times of z equal to this, I j k are unit vector along this. आपको लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू बतानी जब ये स्टेटमेंट वैलिड है तो क्या करोगे? सेम लॉजिक, आई जे के में तीनों वेक्टर बना लेंगे, आई कैप जे कैप के कैप सबका कोफिशिएंट लिख लेंगे और उसको उठा के क्या कर देंगे? 0। वहां से एक्स वाई जेड में इक्वेशन बनेगी, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का केस है, सीधा डेल्टा बनाएंगे 0। प्रोसेस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल गया इतनी देर में? नहीं समझे होंगे बाकी लोग, बोलो। देखो, आई कैप जे कैप 3k कैप टाइम्स ऑफ x, 3i कैप 3j कैप प्लस k कैप टाइम्स ऑफ y, -4i कैप 5j कैप टाइम्स ऑफ z, माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ xi yj zk इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ से i कॉमन करें तो आएगा कितना? x प्लस 3y माइनस 4z माइनस लैम्डा x। बोलो, जो कह रहे थे वो सुना ही नहीं। देखो मैंने कहा ना आई कॉमन करेंगे ऐसे ही जे कॉमन करेंगे ऐसे ही के कॉमन करेंगे और 0। आई जे के कैसे वेक्टर होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। बस तो वो वाली कंडीशन लगा देंगे, वही जो ये वाला मेथड था ना, ये मेथड, बस ये मेथड यूज होगा इस क्वेश्चन में, समझ रहे हो कि नहीं? अब जे कैप कॉमन करोगे तो x माइनस 3y और प्लस 5z माइनस y लैम्डा, के कैप कॉमन करोगे तो 3x प्लस y माइनस लैम्डा z, बोलो, इज इक्वल टू 0। अब आपने कहा ना आई जे के आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, तो इसका मतलब x 1 माइनस लैम्डा प्लस 3y माइनस 4z इज 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0 या -1, 3 माइनस वाई हाँ प्लस 5z इज 0 एंड 3x प्लस वाई माइनस लैम्डा z इज 0। इस इक्वेशन में x y z क्या होने चाहिए? नॉन जीरो। ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस? होमोजीनियस है। और होमोजीनियस इक्वेशन के ये दो ही टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, या तो जीरो या इनफाइनाइटली मैनी। इनफाइनाइटली मैनी। तो जीरो सॉल्यूशन लेना नहीं है तो इसका मतलब क्या सॉल्यूशन? इनफाइनाइटली मैनी वाले। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? डेल्टा इक्वल ये लॉजिक ये ध्यान रखिएगा, इसी से काम हो जाना। इसीलिए वो लॉजिक का प्रूफ मैंने कराया था, क्योंकि जो अच्छा क्वेश्चन होता है ना वो प्रूफ पे ही आ जाता है। 3 वेक्टर देके तो सब कई बार काम आप कर सकते हैं। अब इसी पर डेल्टा निकाल के 0 कर दीजिए। लैम्डा 0 लैम्डा माइनस। हाँ, आंसर यहाँ से आता है लैम्डा इक्वल टू 0 और माइनस। वेरी गुड। लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 आता है सर ना? हाँ या सर, लैम्डा, लैम्डा 0 हो जाएगा। हाँ लैम्डा स्क्वायर लैम्डा प्लस 1 ये आता है ना शायद वैल्यू। हाँ, लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा आता है और लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये आ रहा है क्या? मतलब इसकी वैल्यू आती है लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज 0। तो वहां से लैम्डा की 2 वैल्यू है। प्रोसेस समझ में आया? मैं जो मेन बात समझाना चाह रहा था, मतलब आप हमेशा आई जे के कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आई जे के 3 वेक्टर कैसे होते हैं? नॉन कोप्लेनर, इसीलिए उसकी कंडीशन लगा देंगे और उसके बाद इसमें डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। फॉर नॉन जीरो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब डेल्टा जीरो। इससे ज्यादा इसमें करना नहीं होगा। बोलो, डन हो गया? देख लीजिए कोई डाउट आ रहा हो। यहाँ तक कोई आ गया, लिख रहे हैं। अच्छा हाँ लिख लो, नोट करके आंसर बताओ जल्दी। नोट कर लीजिए, आंसर बताइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आ गया सर। हो गया तो
चलिए, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ। वेरी गुड, आगे बढ़े। अब आता है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी बात करते हैं। पहला पॉइंट देखो, टू कोलिनियर वेक्टर्स ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा कैसे होते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा कैसे होते हैं भाई? डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा कैसे होते हैं भाई? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? जैसे मैंने एक वेक्टर लिया ए, एक वेक्टर लिया बी, तो लैम्डा ए प्लस म्यू बी 0 लिख दें। अच्छा, दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, कोलिनियर हैं तो इसका मतलब अगर ये ए होगा तो दूसरा वेक्टर इसी के पैरेलल होगा। अरे हाँ है ना? यस सर। यस जैसे ये ए बी सी तीन वेक्टर कोलिनियर हैं, तो एक वेक्टर अगर ए बी है तो एक ऐसी सब एक ही लाइन पे होंगे, तभी तो हम ये बात बोल पा रहे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं ना कि एक को दूसरे, मतलब एक वेक्टर दूसरे का पैरेलल वेक्टर होता है। अरे हाँ या ना? यस और ये स्टेटमेंट तभी वैलिड होगा जब ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, मतलब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख पाएंगे। यस इसीलिए दो वेक्टर जो कोलिनियर है वो कैसे होते हैं? हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब उसके लिए लैम्डा और म्यू 0 नहीं होना चाहिए। समझ गया कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब सोचो, अगर यही दो वेक्टर नॉन कोलिनियर होते, अगर यही दो वेक्टर नॉन कोलिनियर होते तो क्या हो जाते? इंडिपेंडेंट। दूसरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं? अगर यही दो वेक्टर कैसे होते? नॉन कोलिनियर, नॉन जीरो वेक्टर्स होते तो वो ऑलवेज कैसे हो जाते? लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि उनको हम नॉन कोलिनियर है तो पैरेलल लिख नहीं पाएंगे। तो अब अगर लैम्डा ए प्लस म्यू बी 0 है तो लैम्डा और म्यू दोनों क्या होंगे? 0। कब? जब ए और बी कैसे वेक्टर हैं? नॉन कोलिनियर। ये बात समझ रहे हो कि नहीं सब लोग? और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये वाला। अगर ए और बी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, है ना, और आपने उसमें एक लीनियर डिपेंड मतलब लीनियर इक्वेशन लिखी, तो वो ए का कोफिशिएंट और बी का कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा? 0, क्योंकि ए और बी कैसे हैं? नॉन कोलिनियर वेक्टर। समझ गए? कितने लोग ये स्टेटमेंट समझ रहे हैं? बोलो भाई। यस। अच्छा, अब ये मैं क्यों इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चंस में ये बहुत यूज होता है। कैसे यूज होता है? जैसे आपसे कहा ए एंड बी आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू टाइम्स ऑफ ए प्लस लैम्डा माइनस म्यू टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू 2 माइनस म्यू ए प्लस बी। ये क्वेश्चन आया और अब आपसे कहा गया ए और बी वेक्टर कैसे हैं भाई? नॉन कोलिनियर, और आपको लैम्डा और म्यू निकालना है। तो सिंपल सा काम क्या करोगे? ए वाला पूरा पोर्शन एक तरफ लाओगे, बी वाला पूरा पोर्शन एक तरफ लाओगे और ये रिलेशन बनाओगे। ए का कोफिशिएंट और बी का कोफिशिएंट दोनों को उठा के 0 कर दोगे, क्योंकि ए और बी कैसे वेक्टर है? नॉन। नॉन कोलिनियर। तो प्रोसेस वाइज तो ऐसे चलोगे कि लैम्डा ए म्यू बी प्लस म्यू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस लैम्डा माइनस म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 0। यहां से आप बोलोगे क्या? 2 लैम्डा प्लस 4 म्यू इक्वल टू 2 पहला रिजल्ट, और लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 1 दूसरा रिजल्ट। दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल दोगे? लैम्डा एंड। कितने लोग समझे प्रोसेस क्या था? लैम्डा 1 और म्यू 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। आ गया सर। प्रोसेस क्लियर हुआ? अच्छा, इसी को जब आप
ए तो बाई प्रोसेस हो गया, जब स्कूल एग्जाम या ऐसे करोगे स्कूल एग्जाम में। इसी को जब हम उसमें करेंगे, किसमें, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव अप्रोच में करेंगे, तो सीधा कोफिशिएंट कंपेयर कर देंगे। सेम चीज हो गई कि नहीं हो गई? अरे हाँ है ना, ए का कोफिशिएंट जो यहाँ होगा और जो यहाँ होगा पहली इक्वेशन, बी का कोफिशिएंट जो यहाँ होगा और जो यहाँ होगा दूसरी इक्वेशन। बात तो वही हो गई ना भाई। तो अगर ए और बी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं और आपने ऐसा एक लीनियर रिलेशन दोनों में बना लिया, तो सीधा ए का कोफिशिएंट और बी का कोफिशिएंट बराबर कर दीजिए दोनों साइड। क्यों? क्योंकि सारे कोफिशिएंट एक तरफ लाके भी जीरो करोगे, बात तो सेम ही हो गई ना। अरे हाँ या ना? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? नहीं। बस ए और बी आ जाएगा। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई पूरी भाई? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नहीं sir. अच्छा, अब किसी बुक में अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा हो कि ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, तो आप ए को लैम्डा टाइम्स ऑफ बी लिख सकते हो कि नहीं? Yes, sir. या बी को म्यू टाइम्स ऑफ ए लिख सकते हो? हाँ या ना? Yes, sir. ये ध्यान रखिएगा आज के बाद, अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि ए और बी कोलिनियर वेक्टर हैं, तो इसका मतलब ए लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ए बी के पैरेलल है, यानी दो पैरेलल वेक्टर्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। तो अंडरस्टूड है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. देख लो, कोई दिक्कत? अप्रोच सारी समझ में आई? क्यों ऐसा है, ये बात क्लियर हुई? बोलो भाई। नोट कर लीजिए, और ये अप्रोच ध्यान रखिएगा, बहुत फ्रिक्वेंट यूज होती है अप्रोच। बढ़े आगे, बढ़े आगे तो Yes. चलो, अब बात आती है, अगला पॉइंट है, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये तो पढ़ा ही है आपने। तो भाई अगर नॉन कोप्लेनर Yes, वेक्टर्स sir. हैं तो कैसे होते हैं भाई? Linearly Linearly independent. डिपेंडेंट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? No, sir. नॉन कोप्लेनर नॉन जीरो वेक्टर्स कैसे होते हैं भाई? लीनियरली Independent. इंडिपेंडेंट। ये तो पढ़ा ही है आपने। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट था मोर देन 3 वेक्टर्स ऑलवेज, मोर देन 3 वेक्टर्स ऑलवेज लीनियरली। अच्छा, ये तो पढ़ा ही ना, 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. और मोर देन 3 वेक्टर्स ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। 3 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। आगे बढ़ो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आएगी वो ये आएगी कि अगर एबीसी 3 वेक्टर कोलिनियर हैं और उनके बीच में आपने एक लीनियर रिलेशन लिखा है, एबीसी 3 वेक्टर Sir, कैसे हैं? screen freeze है. 1 सेकेंड बेटा, स्क्रीन क्या हो गई? फ्रीज हो गई क्या? आपकी वॉइस नहीं वॉइस भी नहीं आ रही मेरी? Sir, बीच में चल- सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, 3 पॉइंट अगर कैसे हैं, 3 पॉइंट एबीसी आर, 3 पॉइंट एबीसी आर कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट एबीसी मतलब एबीसी हैं जिनका पोजीशन वेक्टर ए बी सी है और वो एक ही लाइन पे है, तो इनके बीच में एक लीनियर रिलेशन होगा λ1a प्लस λ2b प्लस λ3c इक्वल टू 0, जहां पर λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 का सम हमेशा 0 होगा। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? नहीं समझे? नहीं। मतलब स्टेटमेंट में ये कहा गया कि 3 पॉइंट कोलिनियर है। सोचो, कोलिनियर की थ्योरी आपने स्ट्रेट लाइन के टाइम पे पढ़ी होगी। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है। याद आया सबको? Yes sir. Yes, और sir. वो स्लोप सेम हो जाता है, याद आ रहा होगा। डिस्टेंस हाँ, वाला भी वो- एक रिजल्ट पढ़ा Yes, था। sir. अब ये एबीसी 3 पॉइंट कोलिनियर है, इसका ए वेक्टर, इसका बी वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर सी है, तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो अगर हम एक रिलेशन लिखें λ1a λ2b एंड λ3c, मतलब एबीसी का एक लीनियर डिपेंडेंट रिलेशन लिखा गया, तो ये तभी पॉसिबल है
ऐसा रिलेशन तभी पॉसिबल है जब λ1, λ2 और λ3 का सम क्या होगा, 0। अगर ये पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर। कोलिनियर है, ABC 3 पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर कोलिनियर है, कॉमन सेंस 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होंगे तो जो B पॉइंट होगा डायरेक्शन वो तो उसको सेम ही है अगर। किसना ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा ना, ये बताओ। यस सर। Yes, sir. हम B पॉइंट को बोल सकते हैं m टाइम्स ऑफ C n टाइम्स ऑफ A बाई m Upon प्लस n plus n. इसका मतलब n टाइम्स ऑफ A प्लस माइनस m माइनस n टाइम्स ऑफ B प्लस m टाइम्स ऑफ C 0। आप सोचो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 का सम हमेशा क्या आ रहा है, 0। क्योंकि अगर λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 का सम 0 नहीं आया तो एक पॉइंट बाकी दोनों को किसी रेशियो में डिवाइड नहीं करेगा। अगर उसने किसी रेशियो में डिवाइड नहीं किया तो इसका मतलब वो पॉइंट कोलिनियर नहीं है। समझ रहे हो, ये एक बात हुई। दूसरी बात जो अभी शिशिर कहने की कोशिश कर रहा था कि भाई अगर ये वेक्टर कोलिनियर हैं तो कोई भी दो वेक्टर खींचोगे तो वो पैरेलल होंगे कि नहीं। भाई हम ये कह सकते हैं ना AB वेक्टर इज पैरेलल टू AC वेक्टर, एम आई करेक्ट और नॉट? अरे हाँ है ना। अगर AB AC के पैरेलल होगा तो B माइनस A को आप लैम्डा टाइम्स ऑफ C माइनस B बोलोगे कि नहीं, ये बताओ। यस सर। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो, A वेक्टर प्लस B टाइम्स ऑफ कितना -1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ C वेक्टर इक्वल टू 0। अभी भी λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 का सम कितना है, 0। नहीं समझ रहे हो? अरे हाँ या ना। तो अगर तीन वेक्टर कोलिनियर हैं तो उनके बीच का अगर उनके पोजीशन वेक्टर ABC हैं तो लैम्डा A प्लस म्यू B प्लस डेल्टा C हमेशा क्या होगा, 0। वो भी तब जब λ1, λ2 और λ3 का सम क्या होगा, 0। कितने लोग ये कहानी समझे? क्या ये थ्योरी स्टेटमेंट पूरा क्लियर हुआ और ऐसा क्यों हो रहा है, बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। गुड, नोट कर लीजिए। और ये भी कोलिनियर का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्वेश्चन में ये यूज होता है एक्चुअली। क्यों ऐसा है ये बता दिया मैंने। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। सही है तो क्वेश्चन दे। चलिए, समझ गए होंगे। अगर ABC कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो B जो है वो AC लाइन को एक यूनिक रेशियो में डिवाइड करता है। तो बस हमने वही किया, ABC 3 पॉइंट थे, रेशियो यूनिक λ1 मान लिया, एक रेशियो 2 के लिए इक्वेशन लिखी, एक रेशियो 0 वाले के लिए इक्वेशन लिखी, -1 के लिए। इससे वो यूनिक रेशियो आ गया, उसकी वैल्यू यहाँ रखी, सिंप्लीफाई किया, A और B आ गया। और ये लैम्डा यूनिक होगा ही, इसमें कोई डाउट है नहीं। पक्का, डन, आगे बढ़े। यस सर। चलो वेरी गुड, लीनियर है, ठीक है। अच्छा, अगर दो वेक्टर नॉन कोलिनियर हैं तो इसका मतलब आपको उन्हीं दोनों वेक्टर्स में रिलेशन निकाल लेना है, फिर उनके कोफिशिएंट कंपेयर कर देने। एम ये होता है। अब आओ, A प्लस बी किसके साथ कोलिनियर है बेटा? ठीक है सर। ठीक है। मतलब A प्लस बी को क्या लिख सकते हो, लैम्डा सी, ये पता है कि नहीं? यस अच्छा, B प्लस 2C किसके साथ कोलिनियर है? लैम्डा ए। म्यू है ना। म्यू है, हाँ। Yes, sir. अब इसका मतलब दोनों में कॉमन वेक्टर क्या दिख रहा है, B। बी B. वेक्टर। यहाँ से B वेक्टर कितना आएगा, Mu A minus 2C vector. इसका मतलब लैम्डा C माइनस A वेक्टर इक्वल टू म्यू A माइनस 2C आएगा कि नहीं, हाँ या ना? जी यस सर। तो सर। लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, -2, और म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, -1। अरे हाँ या ना? अब लैम्डा -2 रख दो तो A प्लस बी किसके बराबर होगा, -2C। इसका मतलब A प्लस बी प्लस 2C वेक्टर किसके बराबर होगा? कितने लोग ये बात समझे भाई, क्वेश्चन तो आसान था। अच्छा, हमने दो ही वेक्टर क्यों ले लिए, क्योंकि हमें पता है ना दो वेक्टर कोई भी क्या है, नॉन कोलिनियर।
तो उन दो वेक्टर में जैसे रिलेशन आएगा उनके कोफिशिएंट कंपेयर करके रिक्वायर्ड चीज निकालने। और ये मैंने बताया था अगर ए और बी कैसे वेक्टर है कोलिनियर तो ए इक्वल टू लैम्डा बी होता है। अब अगर ए प्लस बी कोलिनियर है सी के साथ तो ए प्लस बी को लैम्डा सी लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। तो ये कोलिनियर sir. नॉन कोलिनियर दोनों रिजल्ट एक साथ यूज कर लिए गए। कितने लोगों को समझ आया? चाहो तो आप म्यू भी रख देते तो भी सेम चीज आ जाती कि नहीं आ जाती? बोलो। म्यू रखोगे तो क्या आएगा, बी प्लस टू सी इक्वल टू माइनस ए, तब भी ए प्लस बी प्लस टू सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 0. तो चाहे म्यू रख के निकाल लो चाहे लैम्डा रख के, दोनों में कोई डिफरेंस। क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। तो यानी अगर हमें दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स मिल जाएं तो हम उन दोनों वेक्टर्स में इक्वेशन बना के उनको कंपेयर करके कुछ भी कर सकते हैं। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। वेरी तो ये इक्वेट करने के बाद आपने क्या किया एक बार बता दीजिए। कहाँ पे इक्वेट करने? ये लैम्डा सी माइनस ए वेक्टर को आपने इक्वेट ए और सी कैसे वेक्टर है? नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के कोफिशिएंट आपस में क्या हो जाते हैं? सेम। सेम कंपेयर हो जाते हैं ना। यस सर। अरे यार अभी तो कॉन्सेप्ट सीखा ना, तुम हो गायब हो जाते गए हैं क्या? दोनों। यस। क्या किया, तुम भूल गए क्या ये चीज? सुमित है? अरे भाई कहाँ चले गए? यस तो या तो कंपेयर कर लो या फिर एक्चुअल में थ्योरी ये नहीं, कंपेयर तो हमने शॉर्टकट जल्दी से करने के लिए कर लिया। थ्योरी ये कहती है कि सी वेक्टर पूरा एक तरफ ले आओ, नहीं समझ रहे हो, और ए वेक्टर पूरा एक तरफ ले आओ, याद आया तो सबको? यस और फिर इनके कोफिशिएंट को उठा के क्या कर दो? 0। अब अच्छा लग रहा होगा। तो वो बार बार एक, अब ये लाइन हम क्यों लिखे हमको ये बताओ ना। जब हमको यही इक्वेशन बनानी है तो डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर देंगे, बोलो। बट एक्चुअल में कंपेयर करने की थ्योरी इसीलिए बनी है क्योंकि वो कोफिशिएंट 0 होता है, बस इसलिए वो कंपेयर हो जाता है, समझ रहे हो? ओरिजिनल थ्योरी यही है, बट ये टाइम बचाने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं। कितने लोग अब बस समझ के आगे बढ़े हम, बोलो। Yes sir. चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आता है इस पर बेस क्वेश्चंस का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन, जिसका यूज सबसे ज्यादा होगा, और वो ये रहा। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इसके बाद ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ठीक है ना? इस क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन ये, एक मैं घर के लिए दे दूंगा, तो आपको इस टाइप की सिचुएशन समझ में आ जाएगी। देखो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी आर ए बी सी, ई बी द पॉइंट इन ए बी, EB is 2, EB is 2 is to 3, the position vector of point P where CE meets the median AD in terms of A, B and C. ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लिया सबने? अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं करना। क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी 3 पॉइंट है, तीनों का पोजीशन वेक्टर दे रखा है A, B एंड C। डन है भाई? ओके। अब आपसे कहा गया कि ए बी लाइन पर एक पॉइंट लेना है E, जो कि उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में। यही तो लिखा है ना, Yes sir. EB is to EC is 2 ना, 2:3। यहाँ तक कोई दिक्कत? No sir. वेरी, आगे बढ़ो। फिर आपने किसको किसको ज्वाइन किया है? एडी मीडियन खींचा है। एडी आपने क्या खींचा है भाई? मीडियन। और दूसरी लाइन कौन सी खींची है? सीई लाइन खींची है। Yes sir. दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पी पे P. कट कर रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर आपको बताना है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। तय है मामला? Yes sir. यानी अगर हम किसी तरीके से ये निकाल लें कि जो पी पॉइंट है वो एडी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या हम ये निकाल लें कि ये पी पॉइंट
सीई लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो अपना काम हो जाएगा कि नहीं बताओ। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट हो तो बोलो। यानी हमारा एम ये है, ये रेशियो निकालना। कितने लोग ये सब कहानी समझ रहे हो, हाँ या ना? तो मैं आपको जो मेथड सिखाने जा रहा हूं उसमें हम ये रेशियो ही निकालना सीखेंगे। ये रेशियो हम जल्दी से कैसे निकालते हैं, हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। डन? एक बार वो रेशियो हमारे हाथ आ जाएगा फिर तो हम क्वेश्चन में कुछ भी कर लेंगे। बोलो बेटा, हाँ या ना? चलें आगे, बोलो। Yes, चलो sir. अब आओ, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनते जाना। क्वेश्चन था ABC, मान लेते हैं B इज अ रेफरेंस पॉइंट जिसे हमने ओरिजिन कह दिया, तो B इज अ जीरो वेक्टर, इसको हमने कह दिया A वेक्टर, इसको हमने कह दिया C वेक्टर। डन? तो B हमारा रेफरेंस हो गया, ठीक। बोलो भाई, अब आओ, यानी हमारे पास अब कितने वेक्टर आ गए, 2, A और C। मेरा पहला सवाल, A और C दोनों वेक्टर कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर? Non-collinear. ये ध्यान रखिएगा पूरे टाइम, A एंड C आर नॉन कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। बोलो भाई, Yes. वेरी गुड। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर हमें एक पॉइंट लेना है E, जो कि किस रेशियो में लेना है, 2:3। तो E पॉइंट का क्या होगा, E पॉइंट को हम तुरंत बोलेंगे, E वेक्टर को हम तुरंत क्या बोल देंगे, 3 टाइम्स ऑफ A वेक्टर बाई 5। तो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर हमें एक D पॉइंट लेना है, D पॉइंट को तुरंत हम बोल देंगे C/2, क्योंकि D मिड पॉइंट है। अरे Yes, हाँ या sir. ना? तो अब हमें AD लाइन ज्वाइन करनी है, और हमें ज्वाइन करनी है कौन सी लाइन बेटा, C। दोनों लाइनें P पर कट कर रही हैं, ठीक। हमने क्या कहा, हमने कहा भाई ये वाला जो रेशियो है वो है λ/1 माइनस लैम्डा, ये वाला जो रेशियो है वो है μ/1 माइनस म्यू। तो अगर हम देखें ध्यान से थ्योरी वाइज, तो एक लाइन है AD, A का पोजीशन वेक्टर है A, D का पोजीशन वेक्टर है C/2। इस पर एक पॉइंट है P जो कि इसको डिवाइड कर रहा है λ/1 माइनस लैम्डा में। तो P वेक्टर क्या है, λ/C/2 1 माइनस लैम्डा इंटू। Yes. गुड। एक लाइन है CE, जहां पर C पॉइंट है C, E पॉइंट है आपका 3A/5। इस पर हमने एक पॉइंट P लिया है जो कि इसको 1 माइनस μ/μ में डिवाइड कर रहा है। तो अब P वेक्टर क्या है, 1 minus mu into C plus 3A/5 इंटू म्यू प्लस 1 माइनस म्यू इंटू सी। P वेक्टर सेम है कि नहीं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब लैम्डा टाइम्स ऑफ C/2 1 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ A इक्वल टू 3 μ/5 टाइम्स ऑफ A प्लस 1 माइनस म्यू C। A और C कैसे हैं बेटा, Non-collinear. मतलब उनका कोफिशिएंट हम क्या कर सकते हैं, Equate. इसका मतलब λ/2 किसके बराबर होगा, 1 माइनस 1 म्यू, minus और म्यू। 1 माइनस लैम्डा किसके बराबर होगा, μ/5। इसका मतलब हम सॉरी, यहाँ तक आ गए कि नहीं? अब Yes, यहाँ sir. से लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 2 म्यू, ये उठा के यहाँ रख दो। बोलो भाई, तो 1 इक्वल टू 2 माइनस 2 म्यू प्लस 3 μ/5, 5 इक्वल टू 10 माइनस 10 म्यू प्लस 3 म्यू। यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो बेटा, 5/7 आ रही है क्या, 5/7? अरे हाँ है ना? Yes, sir. अच्छा, म्यू अगर 5/7 है तो काम तो इतने से हो जाएगा, क्योंकि रेशियो तो निकाल ही लिया ना हमने, नहीं? Yes, sir. 4/7. लैम्डा कितना आ जाएगा, 4/7. लैम्डा आ गया 4/7। अच्छा, रेशियो λ/1 नहीं है, रेशियो कितना आएगा, λ/1 minus. यानी कि अगर अब मैं इस क्वेश्चन में वापस आ जाता हूँ, यानी अब मैं अगर आपसे पूछूं कि AP/PD कितना है, AP/PD ये कितना था, 4:3. λ/1 माइनस लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 4/7. 4/7। तो ये कितना आएगा, 4/7 अपॉन 1 माइनस 4/7, तो ये 4:3 आएगा। Yes, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं CP/PE कितना है,
to 2. म्यू बाई 1 माइनस पी, और म्यू आपने कितना निकाला है 5/7, तो ये 5/7 अपॉन 1 माइनस 5/7 5:2 आ रहा है। 5:2. Yes, अब sir. आपके सामने सारी चीज वापस आ गई। हमने ये जो पूरा कॉन्सेप्ट बनाया, ये हमने इसलिए बनाया कि हम क्या निकाल पाए बेटा, रेशियो। रेशियो अब एक बार रेशियो निकाल लिया है तो क्या हम पी वेक्टर आराम से लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि डी वेक्टर हमें पता है b प्लस c/2 है, और ये रेशियो हमें पता है कितना है 4:3। तो बताओ पी वेक्टर कितना है एक्चुअली 4 टाइम्स ऑफ b प्लस c/2 और 3 टाइम्स ऑफ a डिवाइडेड बाई 7। सिंप्लीफाई कर दो, कितना आ रहा है 6a प्लस अरे 2 से तो सीधा डिवाइड ही कर दो 2b plus 3a प्लस 2b प्लस 2c बाई 7. कितने लोग समझे ये कहानी? Yes, अरे sir. हाँ या ना बोलो। अच्छा, आप कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपसे सिंपल ये कहे ये इस रेशियो में डिवाइड करा, ये इस रेशियो में डिवाइड करा, तो बताओ दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। जैसे मैं आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता अगर इसी सेम प्रोसेस पे कि व्हाट इज AP बाई AD, 4:7. AP बाई AD क्या बोलते हैं? ये 4:3 था तो ये 4:7। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जी सर। Yes. कोई दिक्कत? एक बार बस आप किसी एक को रेफरेंस मान लो, बाकी दो को पोजीशन वेक्टर का नाम दे दो A और C, तो दो नॉन कोलिनियर वेक्टर आ गए। अब हमें सिंपल इस P वेक्टर को दो नॉन कोलिनियर वेक्टर के टर्म में लिखना है, तो एक बार रेशियो λ/1 माइनस लैम्डा ले लो, एक बार रेशियो μ/1 माइनस v। रेशियो वाला से दोनों वेक्टर लिख लो, दोनों को इक्वल कर दो। अब चूंकि A और C नॉन कोलिनियर है, कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, क्वेश्चन खत्म। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो? नहीं? पक्का? कितने लोग हैं जो क्वेश्चन को समझे भाई? कोई दिक्कत, कोई डाउट? एक बार रेशियो हमारे पास आ गया, बाकी तो हमने कुछ भी कर ही लेना है। नहीं आया समझ में? प्रोसेस क्लियर हुआ होगा तो? डन करके हैं? नहीं, यस सर। A B C, A को रेफरेंस ले लो, ये मान लो B, ये मान लो C, तो B और C कैसे हो गए? आप कह रहा है कि D और E पॉइंट लिए गए कहाँ पे? BC। BC पे क्या पॉइंट लेना है? D। इसमें से BD बाई DC जो है वो 2:1 है। यहाँ पर D पॉइंट लेना है जो कि किस रेशियो में है? 2:1 में। और E पॉइंट लेना है कहाँ पे? AC पे सर 6/19। ना, AE बाई EC जो है वो है 3:1, यानी A से जाना है तो 3:1 का रेशियो मेंटेन कर। ये है सिचुएशन। इसके बाद आपने AD को ज्वाइन किया है और आपने ज्वाइन किया है BE को। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर? 8:3 आ रहा है. 8:3। आंसर इज 8/3, करेक्ट। हाँ भाई, तो ये है सिचुएशन पूरी। तो इस P पॉइंट को दो बार निकाल लो, काम खत्म। अरे हाँ है ना? तो एक बार ये Yes, sir. रेशियो ले लो μ/1 माइनस म्यू, एक बार ले लो क्या λ/1 माइनस लैम्डा, और दो दोनों पॉइंट निकाल लो, काम खत्म। कितने लोगों को ये सब कहानी समझ में आ रही? क्या करना है, क्यों यही करना है? अच्छा, ये वाला जो पॉइंट लिखोगे कितना लिख दोगे? D पॉइंट बोलो। Yes, sir. 2 टाइम्स ऑफ C प्लस B/3, और जो E वेक्टर लिखोगे वो कितना लिख दोगे? 3 टाइम्स ऑफ C/4। और अब जरा मुझे बताओ P वेक्टर दो बार लिख दो। पहली बार में BE लाइन पे P लिखो, तो म्यू टाइम्स ऑफ 3C/4 प्लस 1 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ B वेक्टर। और एक बार P वेक्टर लिख दो किसके हिसाब से? AD के हिसाब से। तो λ/2C प्लस B/3 एंड 1 माइनस λ/0। ये लिखने की जरूरत ही नहीं।
अब p वेक्टर कंपेयर कर दो, तो c और b बस कंपेयर कर दो। यहाँ से पहली इक्वेशन आएगी 3μ/4 इक्वल टू 2 λ/3, सही लिखा है मैंने देखो, और 1 माइनस म्यू इक्वल टू λ/3। तो यहाँ से अगर आप लैम्डा की वैल्यू लिखोगे तो कितनी आएगी, 9μ/8, यही उठा के यहाँ रख दो। तो 1 माइनस म्यू इक्वल टू 9μ/8, यानी 8 माइनस 8 म्यू इक्वल टू 9 म्यू। तो म्यू की वैल्यू शायद 8/17 आ रही है, चेक करियो। अरे हाँ या ना। और आपको क्या निकालना है, बीपी बाई पीई, यही तो निकालना है भाई। अरे हाँ या ना। तो बस Yes. बीपी बाई पीई बताना है। बीपी मतलब म्यू और पीई मतलब 1 माइनस म्यू, रख दो उठा के। तो 8/17 अपॉन 1 माइनस 8/17, सही लिखा है क्या? देख, कुछ गड़बड़ है क्या कैलकुलेशन? Yes, sir. सर वो 8/11 है। 9/24 होगा। कैसे? 9/24। सर वो λ/3 था ना। ओहो शिट, ये तो गड़बड़ कर दे रहा हूं मैं। लैम्डा बाई, साज तुमसे भी यही गलती हुई थी क्या? क्यों? नहीं सर, मैंने थोड़ा ऊपर गलत किया था। अच्छा, तो 24 माइनस 24 म्यू इज इक्वल टू 9 म्यू। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 24/33 क्या, यानी कि Yes, sir. 8 8/11 8/11। अब आ गया Yes, आंसर, sir. हाँ, अब आ गया 8/3। नहीं, Yes, sir. आंसर इज 8/3। अब तो इस टाइप के कितने कैसे भी क्वेश्चन आ जाए कर लोगे तो, हाँ या ना? Yes, sir. पक्का ना? रेफरेंस ऐसे बदल सकते हैं ना अगर इसमें से हाँ, चॉइस कोई दिक्कत नहीं। बट B दो, को लेके बस एम हमारा ये होना चाहिए कि हमारे पास नॉन कोलिनियर वेक्टर कितने होने चाहिए, 2। दो क्योंकि 3 नॉन कोलिनियर आ जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना मामला, क्योंकि 2 नॉन कोलिनियर होंगे तो उनका कोफिशिएंट तुरंत आपस में कंपेयर करके इक्वेशन बना लोगे। नहीं समझे बात? तो रेफरेंस एक ले लो और बाकी 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर रखो। अगर 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर दिख रहे हैं तो उनको आपस में रिलेट करके 2 बना दो। अब यही क्वेश्चन अगला कराने वाला हूं, देखूंगा क्या दिमाग चलाते हो गया। अब देखो, ये सब क्वेश्चन भी समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। अब आईआईटी थोड़ा सा घुमाता है। उन्होंने कहा ये एक पैरेललोग्राम है। क्या है भाई? पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट उन्होंने लिया ई, जो कि इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में। यहां पर उन्होंने एक पॉइंट लिया एफ, जो कि डिवाइड कर रहा है 1:4 में। ठीक है, इन्होंने कहा हमने बी से एफ को ज्वाइन किया और ए से ई को ज्वाइन किया और ये एक दूसरे को कट किए पी पे। क्वेश्चन पूछा गया है AP बाई PE क्या होगा एंड BP बाई BF क्या होगा। समझ गए? और ABCD क्या है भाई? पैरेललोग्राम। बताओ, क्वेश्चन समझ गए कि नहीं भाई? क्वेश्चन समझ आया सबको कि नहीं भाई? Yes, sir. बताओ। तो हमें बस 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर रखने हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो मैं हिंट दूं या 1 मिनट लगो लोगे पहले? एक बार ट्राई हाँ, करो। हाँ। पर 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, लेकिन ट्राई करने के लिए ये ध्यान रखना। 2 मिनट में ही दिख जाएगा अगर दिख रहा होगा, वरना एक लाइन बतानी पड़ेगी। चलो 2 मिनट ले लो। तो इसको तो रेफरेंस ले लिया होगा, इसको बी लिया होगा, इसको सी लिया होगा और इसको डी लिया होगा। बट आपके पास कितने नॉन कोलिनियर वेक्टर आ गए? 3। बट पैरेललोग्राम में ये दोनों वेक्टर कैसे होते हैं? इक्वल। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं B-0 वेक्टर इक्वल टू C-D वेक्टर। तो जहां भी हमें क्या मिलेगा, जहां भी हमें कौन सा वेक्टर मिलेगा, किसी एक को कन्वर्ट कर लो। डी वेक्टर लिख देते हैं। सी या किसको ले लें? और सी डी को। वेक्टर जहां D भी हमें वाले को सी वेक्टर मिलेगा हम उसको B+D लिख देंगे। कितने लोग ये बात समझ रहे हो?
तो अल्टीमेटली हमारे पास कितने नॉन कोलिनियर वेक्टर आ जाएंगे बताओ? 2, एक बी और एक डी। ये बात कितने लोग समझे? मतलब हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर आ गए, तो हमें सिंपल एक काम करना है, इन 3 का रिलेशन निकाल लेना है, जिससे हम किसी एक वेक्टर को बाकी 2 के टर्म में लिख पाए। बात समझे कि नहीं? अरे हाँ या ना? ये क्या बोला मैं, समझ आया? यस सर। क्योंकि हमें लास्ट में कंपेयर करने के लिए कितने नॉन कोलिनियर वेक्टर चाहिए? 2। तो जो तीसरा वेक्टर है वो बाकी 2 के टर्म में कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा ना, उसके लिए पैरेललोग्राम वाली कंडीशन लगा दी। पैरेललोग्राम में आमने सामने के वेक्टर क्या होते हैं? इक्वल। अब हम आराम से सी को लिख लेंगे, बाकी क्वेश्चन में दम ही नहीं है। ये रेशियो क्या लोगे? फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है? अभी बता रहे हैं, लैम्डा इज टू 1 माइनस लैम्डा, और ये क्या लोगे? म्यू इज टू 1 माइनस म्यू। रेस्ट तो पी वेक्टर बस लिखना है। तो ई वेक्टर कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर 3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर बाई 5, और एफ वेक्टर कितना आएगा? सी वेक्टर प्लस 4 टाइम्स ऑफ डी वेक्टर बाई 5। तो पहले पी वेक्टर लिखोगे म्यू टाइम्स ऑफ सी प्लस 4d बाई 5, और प्लस 1 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ बी, और दोबारा पी वेक्टर लिखोगे लैम्डा टाइम्स ऑफ 2c प्लस 3b बाई 5, और 1 माइनस लैम्डा इंटू 0। ये आ गया। अब पहले क्या करोगे? सी वेक्टर को लिख दोगे, तो म्यू बाई 5 इंटू बी प्लस डी प्लस 4d प्लस 1 माइनस म्यू इंटू बी इक्वल टू लैम्डा बाई 5 इंटू 2 बी प्लस डी और प्लस 3b। अब कंपेयर शुरू करो। बी वेक्टर का कोफिशिएंट क्या क्या आ रहा है बताओ? यहां से आ रहा है म्यू बाई 5 प्लस 1 माइनस म्यू, और डी का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? यहाँ से सिर्फ म्यू, बोलते जाना। यहाँ बी का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 2 लैम्डा बाई 5 प्लस 3, और डी का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 2 लैम्डा बाई 5। अब कंपेयर कर दो, तो म्यू बाई 5 माइनस म्यू प्लस 1 इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 5 प्लस 3, एंड म्यू इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 5। क्या सही लिख रहा हूँ मैं? देखते जाना सब लोग। अरे हाँ है ना? यस सर। तो 2 लैम्डा बाई 5 को बस म्यू रख दो उठा के यहाँ पे, तो म्यू बाई 5 माइनस म्यू प्लस 1 इक्वल टू म्यू प्लस 3। अब सब एक तरफ ले आओ, तो 2 म्यू माइनस म्यू बाई 5 इक्वल टू माइनस 2। कुछ गड़बड़ कर दिया यार कहीं, चेक करियो। कुछ गड़बड़ है क्या? यस सर। क्या? सर जो हाँ हाँ, इक्वेशन सर। ना 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 ना, ये गड़बड़ है, ये वाली इक्वेशन। पता है क्या गड़बड़ है यहाँ पे? जब यहाँ पे लैम्डा बाई 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, सिर्फ बी बचेगा। ये नहीं, 2 प्लस 3 5 हो गया ना, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी आएगा, और कितना? 2 लैम्डा बाई 5 टाइम्स ऑफ डी आएगा, तो इक्वल टू सिर्फ लैम्डा आएगा, और म्यू इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 5 आएगा। अभी सही है, देखो म्यू बाई 5 माइनस म्यू प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 5 म्यू बाई 2। अब सही आया। तो ये बन गया आपका 7 म्यू बाई 2 माइनस म्यू बाई 5 इक्वल टू 1। यहाँ से आएगा 35 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 10। तो म्यू की वैल्यू क्या? 10 बाई 33 आ रही है, चेक करियो। ऐसे आ रही थी किसी की ये? ऐसे तो बताया था 25/8। अच्छा रुको, मैंने 5/8 सर मतलब वो अब अलग अलग नहीं नहीं रुको ना, हाँ फिर अलग अलग कोई नहीं रेशियोज कोई नहीं, मतलब रेशियो तो रेशियोज सेम एक आएगा। हाँ अभी रेशियो 23/10 और रुको एक रुको रुको, रेशियो निकाल लेते हैं। तो म्यू आ गया, तो लैम्डा कितना आएगा? 5/2 इंटू म्यू 10/33, 25/33 आ रहा है लैम्डा। इसका मतलब हमसे रेशियो क्या पूछा गया है? एपी बाई पीई, एपी एपी बाई पीई, यानी पहला आंसर पूछा गया लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा।
यानी कि 25/33 अपॉन 1 माइनस 25/33, यानी 25/8 आ रहा है क्या पहला आंसर? यस सर। बोलो भाई। हाँ दूसरा पूछा है आपने BP/BF, BP मतलब म्यू बाई BF मतलब 1। म्यू कितना निकाला आपने? 10/30। दूसरा आंसर 10/33 आ रहा है, चेक करियो, यही है। यस सर। बाकी लोग बताओ कहाँ गड़बड़ की हो। ये बाकी लोग देखो। सी को आपने लिख दिया B+D, अरे हाँ या ना? तो जहां जहां सी वेक्टर आ रहा है उसको क्या लिख देना है? B+D। यस सर, यही आ रहा है। आंसर यही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। प्रोसेस समझ में आया? यानी एम हमारा क्या है? अल्टीमेटली हमें कितने वेक्टर इन्वॉल्व करने हैं? 2। True. और वो भी कैसे? नॉन कोलिनियर। उन्हीं में इक्वेशन लिखनी है लैम्डा में और कंपेयर कर देना है। इस पैरेललोग्राम जैसे मैंने बनाया, हार्डली इसमें ट्रेपेजियम बना देगा और आमने सामने के वेक्टर की लेंथ का रेशियो दे देगा। नहीं समझे? यस सर। बस उससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये नोट कर रहे हो क्या? नोट कर लो, फिर 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक ट्रेपेजियम पे लिख देता हूँ। बहुत मतलब ट्रेपेजियम पे अभी तक पूछा नहीं गया है कभी, बट मैक्सिमम वेरिएशन ट्रेपेजियम ही है जिस पर क्वेश्चन खेल जाएगा आपसे। अच्छा, ट्रेपेजियम में क्या होगा? आमने सामने की साइड पैरेलल तो होंगी बट वो इक्वल नहीं होंगी, तो दोनों साइड का रेशियो आपको दिया होगा। तो अगर ये वेक्टर ए बी होगा तो वो वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ सी डी हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. तो उसमें वो लैम्डा मैनेज करके आप एक वेक्टर को बाकी 2 के टर्म में लिख लोगे। बात क्लियर हो रही मैं जो कह रहा हूँ? हाँ सर। क्या इसको नोट कर रहे हो क्या? हो गया था सर। सॉल्व हो गया था ना? So Yes. BP upon BF 10/23 होगा। कौन सा बेटा? So BP Oh. upon BF। वो BP अपॉन अरे क्वेश्चन BF देखो सर वो ना, सही लिखा हुआ है। BP अपॉन BF पूछा है ना मैंने, तो म्यू अपॉन 1 हो गया ना। Yes sir। अरे ये थोड़ी ना बोला है, नहीं। क्वेश्चन पढ़ा करो तुम लोग क्या करते हो? एक तरफ से बस एक ही रास्ता चलना शुरू कर देते हो। कुछ भी पूछो बस एक ही बात बता देनी है, ऐसा नहीं है। नहीं है समझे? जैसे अभी एक ट्रेपेजियम दे देता हूं मैं, ठीक है? ऐसे ABCD, और क्वेश्चन ये है कि AB/CD जो है वो है 2:1, ठीक है? यहाँ पर एक पॉइंट लिया गया है E, तो BE/EC जो है वो है 2:3। यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया है F, जो DF/FC है वो है 4:3। इसके बाद आपने ज्वाइन किया है AE और ज्वाइन किया है इसको BF को, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पे, और आपको फाइंड करना है क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन में दिया है कि AB पैरेलल है किसके? DC के, और आपको फाइंड करना है AP/AE एंड BP/PF। सही है? अब तो क्वेश्चन में सिर्फ एक चेंज है, बताऊं क्या? रेफरेंस पॉइंट इसको ओरिजिन लोगे, इसको B लोगे, इसको C लोगे और इसको D लोगे। अब आप क्या लिखोगे कि जो AB वेक्टर है वो 2 टाइम्स क्या है? DC वेक्टर। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं और मैग्नीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका 2 टाइम्स C तो होगा। बोलो भाई। अब ये आएगा B-0 वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C-D वेक्टर। तो यहां से अब आप क्या लिखने वाले हो? C वेक्टर को सब जगह लिख दोगे B+2D वेक्टर बाई, अब जहां जहां C वेक्टर आएगा उसको ये रिप्लेस करके B और D नॉन कोलिनियर बन जाएंगे। कंपेयर करके रेशियो बाकी तो कर ही लोगे। कर लोगे कि नहीं बाकी काम? यस सर, कर लेंगे। बताओ फिर करके, या घर से करके भेजोगे? कर रहे हैं सर। कर लो फिर, जल्दी करो फिर। मतलब ये मैक्सिमम वेरिएशन है इस टाइप की सिचुएशन में, इससे ज्यादा मतलब वेरिएशन नहीं आता है।
बस पी वेक्टर को उसी तरीके से निकालना है, रख देना। नहीं समझे? समझ रहे हो? मैं भी साथ में करूंगा। ई वेक्टर कितना रेशियो, बी से 2:3। और एफ वेक्टर कितना है, 4:3। पी वेक्टर क्या हो, लैम्डा टाइम्स ऑफ 3b + 2c/5 और आएगा f टाइम्स ऑफ म्यू by 7 4c 3d + 1 minus म्यू टाइम्स ऑफ b। अब c की वैल्यू रख देनी है, तो λ/5 3b + b/2 + d। अच्छा 2 टाइम्स ऑफ c रखना है, b + 2d μ/7 2b + 4d + 3d 1 minus म्यू टाइम्स ऑफ b। अब कंपेयर करेंगे तो 3 λ/5 + λ/5 equal to 2 μ/7 + 1 minus म्यू। 2 λ/5 equal to म्यू, तो म्यू की वैल्यू रख दो, यहाँ लैम्डा रख दो, सही रहेगा। लैम्डा इज इक्वल टू 5 μ/2 4/5 लैम्डा 5 μ/2 is equals to 2 μ + 7 minus 7 μ/7, तो 2 μ is equals to फाइन क्या करना 11 minus 5 μ/7 10 no, 14 μ। Oh shit, 14 μ equal to 7 minus 5 μ equal to 7/19। म्यू की वैल्यू 7/19 आ रही क्या? अच्छा आपके हिसाब से तो अलग अलग आ रही है। तो फाइन क्या करना है मेरे को क्या बेटा? फाइन 35/38। अब आंसर आएगा AP/AE AP/AE मतलब लैम्डा। पहला आंसर क्या 35/38 है? BP/PF BP/PF μ/1 minus म्यू 7/19 upon 1 minus 7/19 7/8। देखो ये दो आंसर आ रहे हैं क्या, किसी के हैं? 35/38 and 7/8 बोलो। नहीं नहीं आ रहा? थर्टी फाइव बाई 267 ऐसा कुछ नहीं, बड़ा का नंबर मैंने लिया है लैम्डा टाइम्स ऑफ ई और 1 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ 0 म्यू टाइम्स ऑफ एफ और 1 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ बी। सही लिखा है। फिर इसकी वैल्यू रख दी है b + 2d/2
2c है तो सीधा b प्लस 2d रख दिया है, 4c है तो ट्वाइस कर दिया है इसको, 2b प्लस 4d प्लस 3d, सही है। अब b को कंपेयर किया तो b यहाँ से आ रहा है 4 लैम्डा बाई 5, यहाँ पे b है और यहाँ पे b है, 2 लैम्डा बाई 7, 1 माइनस में, सही है। यहाँ से d देखेंगे तो आएगा 2 लैम्डा बाई 5, यहाँ से d देखोगे तो सही है। लैम्डा की वैल्यू लिखोगे 5/2, ये उठा के यहाँ रख दोगे तो ये आ जाएगा 4/5 इंटू 5, 5 कैंसिल, 2 म्यू, सही है। यहाँ से आएगा 7 माइनस, सही है, 7 माइनस 5 म्यू, सही है, 14, सही है, सही है। 7/19 सही आ रहा भाई, और 7/19 उठा के यहाँ रख दोगे तो 13, आंसर सही है भाई। देखो किसी का आया, सर BP by PF 7/12 होगा। Yes, sir. क्या? सर BP by हाँ सॉरी PF। सॉरी सॉरी, हाँ 7/12, सॉरी गलती। ये सही है, 35/38 यस सर। Yes, sir. सही है आंसर। देख लो भाई बाकी लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हो यार, सीधा सीधा तो कैलकुलेशन में कहाँ गड़बड़ कर दे रहे हो, देखो नहीं। ये एक बार देख लो चेक कोई, कर लेंगे कैलकुलेशन। हाँ एक बार फिर से करना, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक। अब Yes, अगली sir. क्लास में हम लोग मिलेंगे तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, समझ रहे हो। यस सर। इसके बाद स्केलर ट्रिपल, वेक्टर ट्रिपल, वेक्टर खत्म। सर एक बार आंसर दिखा दीजिए। आंसर लिखा तो है सामने, 35/38 एंड 7/12। सर इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करेंगे? अरे कैलकुलेशन ही फास्ट करेंगे, और कैसे जल्दी करेंगे। जल्दी मतलब 1 मिनट तो लग ही जाना है, 1 से 1.5 मिनट नहीं, 1 से 1.5 मिनट तो लग ही जाएगा ना, नहीं लगेगा ज्यादा लगेगा सर। ना, 1 से 1.5 मिनट मैक्स, ज्यादा कैसे लगेगा। जब ऑब्जेक्टिवली ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट ये रिलेशन लिखोगे, इसके बाद ये रेशियो में ये वाला वेक्टर है ये यहीं लिख दोगे ना, ये बड़ा सा डायग्राम बनाओगे, ये वेक्टर यहीं लिख दोगे, ये वेक्टर यहाँ लिख दोगे, इसके बाद ये रेशियो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा लिखोगे, सीधा ये रिलेशन लिखोगे, इसके बाद ये रिलेशन लिखने के बाद सीधा, अच्छा इसके बाद थोड़ा स्मार्ट बनना, सी वेक्टर में सी वेक्टर मत लिखना, सी वेक्टर की डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिख देना, और जब यहाँ पे कंपेयर करना तो सी डायरेक्ट वही वाला ले लेना जो लिखा है आपने। मेरी बात समझ रहे हो मैं जो समझा रहा हूँ। तो ये जो स्टेप आपका बचेगा ना सी वाला लिखने का, वो बच जाएगा, नहीं समझे। तो मतलब कैलकुलेशन ही फास्ट किया जा सकता है, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना कुछ शॉर्टकट बना दोगे, बट उस कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करोगे कि 1 गो में गलती ना हो, वरना तो जरा सी माइंड इधर उधर होगा, 2 3 3 5 कुछ इधर उधर मल्टीप्लाई, आंसर गलत हो जाएगा। तो वो चीज ध्यान रखनी, बट 2 मिनट मैक्स है इस क्वेश्चन को करने के लिए, 2 से ज्यादा तो लगेगा ही नहीं। इतना तो कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा कि 2 मिनट में और लिख लो, बाकी बात खत्म। अगर 4 पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी हैं और वो कैसे हैं बेटा, कोप्लेनर है, 4 पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी हैं और वो कोप्लेनर हैं, तो जो उनसे बनने वाला लीनियर रिलेशन है वो हमेशा सारे कोफिशिएंट को 0 कर देगा। ये थ्योरी है, इंपॉर्टेंट थ्योरी, समझे क्या है मतलब। ये 4 पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी आर कोप्लेनर, मतलब मैंने कहा कि ये एक प्लेन है जिस पर 4 पॉइंट हैं, ए पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए, बी पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर बी, सी पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर सी एंड डी पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर डी, और ये चारों पॉइंट कोप्लेनर है। तो λ1 a, λ2 b, λ3 c एंड λ4 d अगर 0 होगा तो ये तभी होगा जब λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4 का सम क्या होगा, 0। मतलब किसी एक वेक्टर को बाकी 3 वेक्टर के टर्म्स में आप लिख पाएंगे। बोलो भाई, समझ रहे हो। अब सोचो ऐसा क्यों होगा, बताओ क्यों होगा ऐसा। क्योंकि अगर ये 4 वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो किसी एक को रेफरेंस लोगे तो एक ये वेक्टर ए डी, एक वेक्टर ए सी और एक वेक्टर ए बी, ये तीनों वेक्टर कैसे होंगे,
कोप्लेनर कोप्लेनर और 3 वेक्टर अगर Linearly कोप्लेनर dependent. होते हैं, हाँ, तो वो लैम्डा लीनियरली 1 क्या हो लैम्डा जाएंगे। 2 प्लस लैम्डा। बस बस बस। अगर ये अब लॉजिक क्या कहता है, अगर ये 3 वेक्टर, भाई 3 वेक्टर कैसे होंगे, AD वेक्टर, AC वेक्टर एंड AB वेक्टर आर कैसे होंगे बेटा, लीनियर लीनियर डिपेंडेंट ना, Yes sir. लीनियर डिपेंडेंट होंगे ना, क्योंकि कोप्लेनर आ गए। तो इसका मतलब लैम्डा टाइम्स ऑफ AD वेक्टर, म्यू टाइम्स ऑफ AC वेक्टर और डेल्टा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर 0 होगा। यानी D माइनस A टाइम्स ऑफ लैम्डा, फिर C माइनस A टाइम्स ऑफ म्यू एंड B माइनस A टाइम्स ऑफ डेल्टा 0 होगा। अब ध्यान से देखना, A के साथ क्या आ रहा है, माइनस लैम्डा माइनस म्यू माइनस डेल्टा, B के साथ, C के साथ और D के साथ। लैम्डा इसका मतलब 0. लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 कितना आ गया, 0. यही लॉजिक था। आप समझे कि नहीं। तो अब आज के Yes. बाद अगर आपको 4 पॉइंट कोलिनियर बोले जाएं तो उन 4 पॉइंट से क्या बना लोगे, 3 वेक्टर। और 3 वेक्टर अगर कोलिनियर हो, कोप्लेनर होंगे तो उनका कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाता है, 0। बस वही लॉजिक लगा दीजिएगा। नहीं समझे मैं क्या बोल गया, है क्या चीज। तो आप कोफिशिएंट का रेशियो बोलते हैं। नहीं कोफिशिएंट का, हाँ वो कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट, सॉरी हाँ, नहीं समझे मैं क्या बोला ये हिंदी में भी। मतलब ये जो, एक सेकंड रुक जाना, मैं ये चीज लिख देता हूँ वरना कंफ्यूज रहोगे पूरे टाइम। जैसे ये था एक प्लेन, देखना अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा था। इस पे 4 पॉइंट है। एक पॉइंट है x1 y1 z1 ए, एक पॉइंट है x2 y2 z2, एक पॉइंट है x3 y3 z3 और एक पॉइंट है x4 y4 z4। और ये चारों पॉइंट कैसे हैं, कोप्लेनर. सही है। तो 3 वेक्टर जो आएंगे वो कैसे हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। 3 वेक्टर अगर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो इसका मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 का डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। अब अगर आप ये वेक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। याद आया कि नहीं। यस सर। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, x4 माइनस x1 y4 माइनस y1 एंड z4 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये तरीका होता है, समझे कि नहीं क्या तरीका होता है। अरे बोलो भाई, मतलब किसी एक पॉइंट को फिक्स करो, उसी पे तीनों वेक्टर से माइनस कर दो और उसका डिटरमिनेंट 0 कर दो, क्योंकि ये 3 वेक्टर कैसे हो गए, कोप्लेनर। अब कितने लोग ये बात समझे जो मैं बोला, अरे बोलो, ये तो लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा था। हाँ है। हाँ ये पढ़ा था. बस वही चीज कर दिया। ये अभी पढ़ लो, वरना अभी जब हम बॉक्स प्रोडक्ट पढ़ लेंगे यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ लेंगे तब इसको लिखने का बहुत आसान तरीका आ जाएगा वेक्टर में। अभी के लिए थ्योरी समझ गए। अगर 4 पॉइंट दिए और चारों पॉइंट एक ही प्लेन पे हैं तो इसका मतलब 3 वेक्टर बनेंगे जो कि एक प्लेन पे आएंगे, और 3 वेक्टर अगर एक प्लेन पे आएंगे तो उनका डिटरमिनेंट, उनसे बनने वाला ये डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, 0। जहां पर ये वैल्यू क्या होती है, आई जे के कोफिशिएंट। याद आया कि नहीं भाई, यस। खत्म। इससे ज्यादा लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की थ्योरी नहीं है और ना ही उससे ज्यादा वेरिएशन वाले क्वेश्चन है। बेसिक जो वेक्टर अलजेब्रा है वो इतनी ही है। इसके बाद वेक्टर में अगला सेगमेंट आता है प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर इन चारों का अलजेब्रा। बस इतना ही वेक्टर है। उसके बाद 3D में चले चलेंगे, समझ गए। और वेक्टर और 3D आती है अच्छे खासे, 5 कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपके जेई मेन के जेई एडवांस के सिलेबस में 12th का सिलेबस आता है 50 मतलब 55 to 60%, और 11th का जो सिलेबस है वो आता है चलो कितना,
45 45%। 45 to 40% हमेशा, समझ गए? ऊपर करना चाहिए, लिख रहे हैं। दिख रहे हो क्या? तो बस आज के केस में वही 5-4 पॉइंट बताए थे, वो ध्यान रखने वाली चीज है, बाकी ओके।